नमस्कार। भारत नेपाल संबंध के जातीय दृष्टिकोण, जातीय पहलू पे हम इस वीडियो में विचार करेंगे। राजनीतिक और आर्थिक पहलू पे विचार हम पिछले वीडियो में किए थे। पिछले वीडियो का लिंक इस वीडियो में दिया हुआ है, आप पिछले वीडियो भी देख सकते हैं, वैसे लिंक इस वीडियो में भी दिया हुआ है। और यहाँ पे हम बात करेंगे कि जातीय पहचान कैसे भारत और नेपाल के संबंध को खराब किया। इस वीडियो के लिए जो प्रमुख क्रेडिट जाता है वो जाता है एच.एल. दुसाद जी को। एच.एल. दुसाद जी को भारत में डाइवर्सिटी मिशन मैन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने पूरे भारत में डाइवर्सिटी मिशन आंदोलन चलाए हुए हैं। वो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, संस्थापक भी हैं। भोपाल घोषणा पत्र में भी काफ़ी सक्रिय रहे थे। और भोपाल घोषणा पत्र की अगर कोई बात करता है, कोई उसकी बातों को लागू करने की बात करता है, प्रचार करता है, तो मेरे नज़र में एच.एल. दुसाद जी हैं। दूसरे लोग भी हो सकते हैं जिनकी जानकारी मुझे नहीं है। अगर वो करते हैं तो बेहतर होगा कि आप उनके बारे में कमेंट में बताएं। लेकिन मैं एच.एल. दुसाद जी को ही जानता हूँ। एच.एल. दुसाद जी को इसका क्रेडिट इसलिए जाता है कि नेपाल संविधान सभा के सदस्य विश्वेंद्र पासवान जी को दिल्ली में और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में वही लाए थे जिस तरीके से भारत के संविधान को भारतीय संविधान सभा ने बनाया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर उस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। उसी तरीके से विश्वेंद्र पासवान नेपाल के संविधान सभा के सदस्य थे। 25 जुलाई 2015 को विश्वेंद्र पासवान जी को और एच.एल. दुसाद जी ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में बुलाया था। उसमें UDSF भी शामिल था, यूनाइटेड दलित स्टूडेंट्स फोरम। और उसमें जो है हमारे संजय बौद्ध भी थे, उनको मैं टैग कर दूंगा, भले ही वो भी उन्होंने भी वहाँ बात रखी थी। और 26 जुलाई 2015 को विश्वेंद्र पासवान जी ने अपनी बात कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रखी थी। मैं उसी के आधार पे इस वीडियो को बनाया हूँ। और उनसे मेरी व्यक्तिगत बात दोनों दिन हुई थी, जब वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आए थे, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आए थे। उसके बाद एक बार और उनसे मुलाकात हुई थी मेरी। अब भारत पाकिस्तान में जातीय दृष्टिकोण क्या है? विश्वेंद्र पासवान जी जब भारत आए थे तो भारत क्यों आए थे? वो भारत आए थे कि भारतीय जो लीडर हैं, भारत के जो हुक्मरान है, जो सरकार है, और भारत के जो समाज है, उससे सहायता लेने के लिए आए थे, समर्थन लेने के लिए आए थे कि वो उनका समर्थन करे। अब सवाल उठता है कि संविधान नेपाल में बन रहा है तो भारत से समर्थन लेने क्यों आ रहे हैं? तो कुछ लोग जो हैं जिनको जानकारी नहीं होगी, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। और भक्तजन जो कुछ जानते ही नहीं है, ना जानना चाहते हैं, उनको ही बता रहा हूँ कि जब अफ्रीका गुलाम था तो अफ्रीका ने भी भारत से सहायता मांगी थी, सहायता कीजिए। और भारत ने वो तब भी सहायता की थी जब भारत खुद भी गुलाम था। और भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय के जो जितने राजनीतिक पार्टियां थी, उन लोगों ने अपना अपना समर्थन अफ्रीका को दिया था। नेल्सन मंडेला को अपना समर्थन दिया था। जब गुलाम था तो भारत के लोग भी दूसरे देश जाते थे समर्थन लेने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि वो नेपाल के जो नेता हैं भारत क्यों आए थे? विश्वेंद्र पासवान जी भारत इसलिए आए थे ताकि नेपाल में जो शोषित वंचित तबका है, शोषित वंचित जो समाज है, उनको हक मिले। और भारत और नेपाल संबंध जो है बहुत पुराना है, बहुत गाढ़ा है, सामाजिक संबंध भी है। और यहाँ के नेताओं को वहाँ प्रभाव है, व्यापार है, बिजनेस है, सब कुछ है, इसलिए भी वो भारत आए थे। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि उनको अपेक्षित सहायता मिली थी। दूसरी ओर भारत जो नेपाल के जो लोग थे, जो नेपाल के जो ट्वाइस बॉर्न कास्ट थे, वो भी इंडिया आए थे भारत से समर्थन लेने के लिए। लेकिन उनको तो समर्थन मिल गया। जो नेपाली जो ट्वाइस बॉर्न कास्ट थे, वो जब इंडिया आए तो उनको ट्वाइस बॉर्न कास्ट ने समर्थन किया। लेकिन विश्वेंद्र पासवान जी और बाकी दूसरे लोग, उनके जो साथी थे, उनको भारत से वैसी सहायता नहीं मिली। ये सहायता क्यों आए थे, किस लिए वो आए थे? कि जैसे भारत में आरक्षण प्रणाली है, उसी तरीके से नेपाल में भी आरक्षण प्रणाली हो। वहाँ के जो शोषित वंचित जो लोग हैं उसको संविधान में इसको रिकॉग्नाइज किया जाए। साथ ही जो बाकी जो वेलफेयर प्रावधान है भारत में, भारत के संविधान में, कानून में,
वैसे ही प्रावधान नेपाल के संविधान में भी हो, इसलिए विश्वेंद्र पासवान जी भारत आए थे। अब सवाल उठता है कि यहाँ भारत और नेपाल संबंध के से क्या मतलब है। अगर नेपाल चाइना से सहायता ले रहा है तो इसमें भारत का क्या लेना देना है, इसमें जाति का क्या लेना देना है, चाइना वाले तो जाति है नहीं। अब यहाँ पे जाति से ये लेना देना है कि उस अपने जो संविधान सभा था, संविधान सभा के ऊपर एक प्रेशर बने, संविधान सभा के ऊपर एक प्रेशर बने कि वहाँ भी रिजर्वेशन सिस्टम लागू हो और नेपाल में भी जो शोषित वंचित जातियाँ हैं, समुदाय हैं, उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। जो संसाधन है, चाहे वो सरकारी संसाधन हो चाहे नेचुरल रिसोर्सेस हो, उसका न्यायोचित बंटवारा हो, उसमें सबका हक हो, ये प्रोविजन उस संविधान में चाहते थे। मैं एच एल दुसाद जी का नाम लिया इसलिए कि उन्होंने मिलवाया था मुझे उनसे, और इसलिए भी कि एच एल दुसाद जी भी इस तरह के आंदोलन चलाते रहते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि नेपाल के जो ट्वाइस बॉर्न कास्ट थे, उन लोगों ने अपने ही देश के जो वहाँ के शोषित वंचित हैं, वो तो नेपाल के नागरिक हैं, लेकिन नेपाल के जो नागरिक हैं उनको हक ना दे करके उन लोगों ने चाइना से नज़दीकियां बढ़ाना ज़्यादा जरूरी समझा। आप यहाँ देख लीजिए कि बात मैंने कहा था शुरू में कि भारत नेपाल जो संबंध उसको जातीय दृष्टिकोण से देखने की कोशिश कीजिए। पिछले वीडियो जो मैंने जिक्र किया है कि जो बॉर्डर ब्लॉक हुआ था, वो बॉर्डर ब्लॉक करने का यही वजह था। वहाँ के शोषित वंचित समाज ने देखा कि हथियार से हम लड़ नहीं सकते हैं, बाकी कुछ है नहीं, तो क्या कर सकते हैं। तो उन लोगों ने सोचा कि एक बेहतर तरीका है, जैसे भारत में भी लोग करते हैं ट्रेन रोक देते हैं, बस रोक देते हैं, लेकिन नेपाल पहाड़ी इलाका, पथरीली इलाका है, तो वहाँ पे कहाँ कहाँ रोकेंगे, बड़ा मुश्किल सब चीज़ है। तो उन लोगों ने भारत पाकिस्तान बॉर्डर से ट्रेड रोक दिया। अब नेपाल को क्या करना चाहिए था। आप देखिए, नेपाल जो है, भारत एक नेचुरल अलायंस है, उसके लिए भाषा एक है, कल्चर एक है, सभ्यता एक है, संस्कृति एक है, धर्म भी एक है, लगभग बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। भारत नेपाल बॉर्डर सिर्फ नाम मात्र का बॉर्डर है, आप सब जानते हैं, काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। लेकिन अब आप सोचिए कि वहाँ के जो चॉइस बॉर्न कास्ट थे, इन सब चीज़ों को भुला करके चाइना से नज़दीकियाँ बढ़ा ली। मतलब ये कि हम भारत से रिश्ता खराब कर लेंगे, लेकिन जो नेपाल के जो शोषित वंचित समुदाय है उसको हम उसका वाजिब हक नहीं देंगे। यही कारण है कि जो भारत नेपाल जो सड़क थी भारत नेपाल के बीच में, उन सड़क पे लोगों ने जाम कर दिया था अपने मांग को लेकर के। अब उसके बाद होना क्या चाहिए था कि कम से कम अगर देश की बात मान लेते, देश में ट्रेड होता, तो आपका ही उस जो शोषित वंचित समुदाय वही एम्पावर होता, या हम कह सकते हैं कि भारत नेपाल के संबंध भी अच्छे बने रहते। लेकिन वहाँ के जो ट्वाइस बॉर्न कास्ट जो व्यापार पे जिनका कब्जा था, जिनका सरकार पे आधिपत्य था, उन लोगों ने चाइना से संबंध बनाना शुरू किए। और पहली बार जो पेट्रोलियम का इंपोर्ट चाइना से हुआ वो इसी संदर्भ में हुआ था। इसका जिक्र मैंने पिछले वीडियो में किया था। पहली बार चाइना से पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट इंपोर्ट हुआ वो 2 नवंबर 2015 को हुआ, और पहली बार चाइना से जो इंटरनेट कनेक्शन आया वो 13 जनवरी 2018 को आया। तो आप देख सकते हैं कि जो नेपाल है, नेपाल के जो ट्वाइस बॉर्न कास्ट हैं, जो सत्ता में है, जो जिनका व्यापार के पे कब्जा है, वो अपने ही देश के नागरिकों का हक मार करके, और जो भारत जो नेचुरल अलायंस है, इससे भी नाता तोड़ करके चाइना से नाता जोड़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मुझे लगता है कि भारत के जो ट्वाइस बॉर्न कास्ट हैं वो कहीं ना कहीं उनकी भी सहमति रही होगी। मैं तब की बात कर रहा हूँ। ये जो ढोकलम पोकलम हो रहा है और उधर लद्दाख वगैरह में हो रहा है, ये तो आज हो रहा है ना, 2020 में हो रहा है, इससे पहले तो नहीं था ये। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी जो भारत के जो ट्वाइस बॉर्न कास्ट हैं, जो जिनका व्यापार पे कब्जा है, ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा है, सरकार पे कब्जा है, कहीं ना कहीं इनकी सहमति रही होगी कि चाइना से तुम इंपोर्ट कर लो अगर भारत और नेपाल की सीमा बंद होती है तो, लेकिन वहाँ के जो वंचित तबका है उसको समर्थन नहीं करो। अब आप कहेंगे कि फिर इसको कैसे समझे
इसको समझने के लिए भारत को देख लीजिए। भारत में कई बार होता है कि शोषित वंचित जो यहाँ समुदाय है उसको हक मारने के लिए बहुत कुछ हो रहा है। कई बार यहाँ पे यहाँ के किसान सरप्लस प्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर भी आप इंपोर्ट किए जा रहे हैं। तो एक तो इंपोर्ट आप कहीं से सस्ता कर लेते हैं, यहाँ पे डबल नुकसान हो जाता है। या फिर बहुत सारी वजहें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने देखा होगा कि भारत के शोषित वंचित समुदाय, अभी जो रेलवे वगैरह में बहुत सारा हो रहा है, आरक्षण तो लोगों ने पहले ही ख़त्म कर दिया था। रेलवे वगैरह में थोड़ा मात्र जहाँ नाम मात्र के बचा हुआ था। गडकरी साहब बहुत पहले कह चुके हैं कि आरक्षण लेके क्या करोगे जब सीट ही नहीं है। तो मैं ये आरक्षण का विरोध नहीं कर रहा हूँ, आरक्षण का मैं समर्थन कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कैसे जो भारत के जो प्रभु वर्ग है, जिनका व्यापार, सत्ता और नौकरशाही, अदालत पे कब्जा है, वो कैसे यहाँ के वंचित समुदायों का हित न देख करके देश हित को भी दांव पे लगा देते हैं। उसी तरीके से नेपाल ने किया। मैंने जो इससे जो पहले जो 2 वीडियो थे, जो 59 चाइनीज़ ऐप जो बंद करने की बात थी, और दूसरा जो राष्ट्रवाद, फर्जी राष्ट्रवाद पर जो मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि इसको समझना है तो नेपाल को समझिए। अब नेपाल समझेंगे क्योंकि नेपाल और भारत में बहुत सारी समानता है, तो भारत भी समझ में आएगा। मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया है कि कैसे नेपाल के जो लोग थे, जिनका कि व्यापार पे, ब्यूरोक्रेसी पे, अदालत पे, सरकार पे कब्जा था, उन लोगों ने भारत को ठुकरा करके चाइना से संबंध बनाए। अब मैं फिर से कहना चाहूँगा, बल्कि मैं 2 बार कह चुका हूँ, तीसरी बार कह रहा हूँ कि कहीं न कहीं भारत की जो प्रभु वर्ग है, जिनका कि व्यापार, न्यायालय और ब्यूरोक्रेसी, राजनीति पे कब्जा है, उनकी सहमति रही होगी कि अगर नेपाल के वंचित समुदाय बॉर्डर ब्लॉक करते हैं तो करने दो, नेपाल से इंपोर्ट कर लो। और बस आज के लिए इतना ही। और भारत के जो नेशनलिज्म है, भारत का नेशनलिज्म जो कास्ट का एलिमेंट क्या है, वो वही है जो अभी मैंने नेपाल के नेशनलिज्म में, नेपाल के राष्ट्रवाद में कास्ट एलिमेंट दिखाया। तो चाहे भारत का राष्ट्रवाद हो, चाहे नेपाल का राष्ट्रवाद हो, भारत और नेपाल दोनों की सभ्यता संस्कृति एक ही है, तो दोनों के राष्ट्रवाद में राष्ट्र कहीं नहीं है। दरअसल वो एक जातवाद है। भारत, मैंने जो वीडियो है, कल परसों के वीडियो मैंने जो बोला कि ये जो राष्ट्रवाद भारत में देख रहे हैं, उसका राष्ट्र कोई लेना देना है ही नहीं। वो दरअसल आर्य जो जाति है उसके हेजमनी कायम रहे, उसका एक प्रपंच है, छल प्रपंच है। बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहूँगा, छल प्रपंच है। कोई राष्ट्रवाद है, उनको राष्ट्रवाद से कोई मतलब भी नहीं है। यही आपने अभी अभी नेपाल में देखा। आज के लिए इतना ही। आप सबसे आग्रह है कि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यार जताएं, दिल का बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो ख़राब लगा हो तो डिसलाइक का बटन भी है, वो भी करें। और बेहतर होगा कि आप बताएं कि आपको वीडियो क्यों अच्छा लगा या फिर क्यों ख़राब लगा। दूसरों के साथ शेयर भी करें। अच्छा लगा हो तो भी शेयर करें, ख़राब लगा हो तो भी शेयर करेंगे। देखो मैंने क्या गलत बोल दिया, लेकिन आप कमेंट जरूर करें।